हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन पर माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के लिए ये सीरीज़ इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई है कि जो आने वाला आपका अपकमिंग एसएससी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आप और भी बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। और हमारी ये कोशिश है कि इन क्वेश्चंस में से यानी डिफरेंट सब्जेक्ट के जो 2 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आई होपफुली कि उनमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। उसी कंटिन्यूएशन में मैं शुरुआत कर रहा हूं आज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के 2 बेहतरीन सवालों की, एक थ्योरेटिकल सवाल और एक न्यूमेरिकल सवाल जो कि हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, टास्क के लिए आपको मैं तीसरा सवाल भी दूंगा जो आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की और देखते हैं न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल। तो पहला जो सवाल है वो बोथ न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल है। उसमें 2 लाइन में आपको शेप फैक्टर को डिफाइन भी करना है और साथ ही साथ शेप फैक्टर कैलकुलेट भी करना है। डिफाइन द शेप फैक्टर, डिटरमाइन द शेप फैक्टर ऑफ अ रियल सेक्शन which is symmetrical about vertical axis, top flange being 4 cm by 4 cm, bottom flange 16 cm by 1 cm and web 8 cm by 1 cm. Area of section 40 cm square. Centroid of the section lies at 5.6 cm from the bottom. करेक्ट। तो शेप फैक्टर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है यहां पर। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि आप शेप फैक्टर को डिफाइन ही करें। तो सबसे पहले हम शेप फैक्टर डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज शेप फैक्टर? प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ते टाइम, बीम को एनालिसिस, फ्रेम को एनालिसिस करते टाइम प्लास्टिकली आपने शेप फैक्टर के बारे में जरूर डिस्कस किया होगा और उसको कैलकुलेट करना भी सीखा होगा। शेप फैक्टर किस तरह से डिफाइन करते हैं हम? इट इज defined as the ratio of plastic moment to the yield moment. प्लास्टिक मोमेंट यील्ड मोमेंट के रेशियो को क्या कहा जाता है? शेप फैक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या? रिजर्व स्ट्रेंथ को। तो वो लाइन भी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ एनी सेक्शन बियॉन्ड yield moment to reach प्लास्टिक स्टेट। राइट, क्योंकि आप यही चेक कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। तो वही रिजर्व स्ट्रेंथ बताएगा वो आपको बियॉन्ड यील्ड मोमेंट की। तो शेप फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर शेप फैक्टर इज इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट एज वी ऑल नो, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस divided by yield stress multiplied by elastic section modulus, that is yield moment। तो स्ट्रेस जो है yield कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली जो बनेगा वो बनेगा प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो ये काम हुआ हमारा शेप फैक्टर को डिफाइन करने का कि व्हाट इज शेप फैक्टर, जो कि हमें सवाल में पहले पूछा गया है कि आप शेप फैक्टर को डिफाइन कर दें। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं इसके कैलकुलेशन की कि शेप फैक्टर हमें कैलकुलेट भी करना है दिए गए डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो ऊपर का जो फ्लैंज है वो 4 बाय 4 सेंटीमीटर का है, बॉटम फ्लैंज 16 बाय 1 सेंटीमीटर का है और वेब 8 बाय 1 सेंटीमीटर की है और सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स आई जैसा कुछ शेप बनेगा। चलिए बना के देख लेते हैं हम। ऊपर जो है वो स्क्वायर शेप ऐसा कुछ निकलने वाला है 40 बाय 40 सेंटीमीटर, यानी कि 400 बाय 400 mm।
जो वेब वाला पोर्शन है, उस वेब वाले पोर्शन के लिए कहा गया है 8 बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो पोर्शन निकलेगा कुछ ऐसा। और बॉटम फ्लैंज के लिए कहा गया है 16 बाय 1 सेंटीमीटर, यानी वो पोर्शन आने वाला है कुछ इस तरह से। डायमेंशंस डिफाइन करते हैं हम। ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल कर दिया है हमने, और है भी। ये जो डायमेंशन है दैट इज 400 mm, ये डायमेंशन है 400 mm, ये डायमेंशन है 80 सेंटीमीटर, राइट? नो 8 सेंटीमीटर, सॉरी। सो ये डायमेंशंस हम करेक्ट कर लेते हैं। 40 mm, 40 mm, 80 mm, this is 160 mm, this is 10 mm, and that will be also 10 mm। तो जो डायमेंशंस हमें प्रोवाइड की गई क्वेश्चन में, वो डायमेंशन हमने शो किया और जैसा डायग्राम निकल करके आया वैसा डायग्राम बनाया। इस सेक्शन में ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, इसकी बाद वर्टिकल एक्सेस के अबाउट तो ये सिमेट्रिकल है, लेकिन इसके साथ जो चीजें हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन लाइज एट 5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। एरिया जो है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और CG जो इसका लाई कर रहा है वो बॉटम से 5.6 सेंटीमीटर पर है। ये दोनों चीजें हम डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमें काम आने वाली है। बॉटम से 5.6 सेंटीमीटर पर जो CG है सेक्शन का वो लाई कर रहा है। तो यहाँ हम ये एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। दिस विल बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। जो बॉटम डिस्टेंस दे रखा है आपको CG के लिए, उस डिस्टेंस का वैल्यू उसने गिवन किया है 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हुआ हमारा 56 mm। और ओवरऑल डेप्थ की अगर आप बात करो तो 40 mm, 80 mm एंड 10 mm, तो ये टोटल बना हमारा 130 mm। तो 130 mm में से आप 56 mm अगर माइनस करें तो जो टॉप से डिस्टेंस बना इसका, वो डिस्टेंस बना 74 mm। ये डिस्टेंस हुआ आपका 74 mm। That will be your y max distance, right? तो अब जब हमें शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस और इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए पहले ही चलते हैं हम इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस पर ही। इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय y max, राइट। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय y max, ऐसा ही होगा। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप यहां पर कैलकुलेट करें, ऊपर वाला जो फ्लैंज है न्यूट्रल एक्सिस पर इसका CG लाइन नहीं कर रहा है, ये CG इसका, ये CG वेब का, ये CG बॉटम फ्लैंज का, राइट। तो इसके
एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, दैट विल बी बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर, ए यानी कि एरिया, दैट विल बी 40 इंटू 40 एंड एच डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 74 में से आप माइनस करेंगे 20, क्योंकि ये 20 mm पे होगा इस सेक्शन का, तो 74 में से आप 20 माइनस करें, दैट विल बी 54 का स्क्वायर। ये बना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर के सिर्फ फ्लैंज पोर्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इसमें हम ऐड करें वेब को, तो वेब का वर्थ है 10, 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 80। एच डिस्टेंस जो यहाँ के लिए बन रही है, तो वेब का जो सी जी है वो बॉटम से कितने पर है, 10 प्लस 50 पर है, और ओवरऑल सेक्शन का जो सी जी है वो 56 पर है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस हुआ कितना, 6। ये बना हमारा वेब का। इसमें ऐड करें हम बॉटम फ्लैंज को, तो बॉटम फ्लैंज के लिए है हमारे पास 160, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 160 इंटू 10। जो डिस्टेंस बनेगा नीचे से 5 mm पर इस फ्लैंज का CG है, और ओवरऑल जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे से 56 mm पर है। तो 56 में से हम अगर 5 माइनस कर दें तो हमारे पास रहा कितना, 51 का स्क्वायर। ये बना हमारा दोनों फ्लैंजेस और वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओवरऑल न्यूट्रल एक्सिस, राइट। जिसको कि अगर हम कैलकुलेट करें, इसको आप कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, दैट विल बी 9.5 इंटू 10⁶ mm4, राइट। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस और वाई मैक्स जो आप पहले से पता कर चुके हैं, इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, दैट विल बी 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय 74, जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा 128.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ mm³, राइट। तो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब हम मूविंग फॉरवर्ड टू द प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, as we all know, a/2 y1 bar plus y2 bar, राइट। अब जो इक्वल एरिया एक्सिस है उसी को प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है, यानी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की जो लोकेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ये नीचे से किसी a डिस्टेंस पर मैं एक एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, नीचे से किसी a डिस्टेंस पर मैंने ये एक्सिस कंसीडर की है, और इक्वल एरिया एक्सिस निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश किस तरह से होगी कि इस एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस एक्सिस के नीचे का एरिया मैं इक्वेट कर लूंगा, बराबर कर लूंगा, तो मेरे को ये a डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए इसको बराबर करते हैं। नीचे जो एरिया आपके पास बच रहा है, यानी कि लोकेशन ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम, ए कंसीडर किया हमने, तो वो ए डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नीचे के फ्लैंज का जो एरिया है दैट विल बी 160 इंटू 10, 160 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये वाला जो एरिया है वो भी हमें कंसिडर करना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ओवरऑल डिस्टेंस हमने ए मान रखा है, ए में से हम 10 माइनस कर देते हैं और माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, तो ये डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस डायमेंशन। चलिए तो ए माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हुआ हमारे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया कैलकुलेशन, ठीक है।
अब इक्वल में हम रख देंगे इसके ऊपर का एरिया, तो ऊपर का एरिया क्या है 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड दिस एरिया, ये एरिया कितना बनेगा, ये एरिया कितना बनेगा 90 माइनस ए कर दें इसको, और 90 माइनस ए करके इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। वही एरिया है इस वाइट वाली न्यूट्रल एक्सिस यानी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। देखिए 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 जो कि हो गया ऊपर के फ्लैंज का, प्लस जो रिमेनिंग वेब का एरिया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पड़ा है दैट विल बी 90 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 10, जिसको कैलकुलेट करने से आपको क्या मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का, दैट विल बी 50 mm, राइट। तो नीचे से 50 mm पर क्या है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, इस ए का वैल्यू कितना आया है 50 mm कैलकुलेट हुआ है। अब न्यूट्रल एक्सिस इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे जो सेक्शन है वो दो टी सेक्शन बन रहे हैं, राइट। ऐसा एक टी सेक्शन ऊपर भी है। y1 बार और y2 बार क्या है कि इस न्यूट्रल एक्सिस से ये जो नीचे का एरिया है उसका cg कितने डिस्टेंस पर है और ऊपर का जो एरिया है उसका cg कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर 50 आई है और 10 ये है तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 40, राइट। 40 ये है, ये ओवरऑल 80 है तो ऊपर का भी ये 40 ही बचा, करेक्ट। तो हम cg की कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ हम टॉप से cg ले लेते हैं, यहाँ हम बॉटम से cg निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली y1 बार और y2 बार कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ऊपर वाले एरिया को हम y1 बार कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो y1 बार की कैलकुलेशन के लिए जो cg का लोकेशन है वो cg का लोकेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये a1 y1, a1 कितना 40 इंटू 10, y1 कितना 20 पर, दूसरा a2 y2, a2 कितना 40 इंटू 40, लोकेशन यहाँ इस बॉटम से 40 ये ओवरऑल है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये डिस्टेंस 40 है। तो 40 प्लस 20 दैट विल बी 60। उस y1 बार के लिए हम लिखें a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो जो a1 है हमारा दैट विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 और जो डिस्टेंस उसके cg का है दैट विल बी 20 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 और 20 ऊपर के फ्लैंज में से, तो वो बना 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो ये वैल्यू आपको किसकी देगा y1 बार की, और y1 बार की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई हमारे पास कितनी 52 mm, राइट। अब y2 बार आपको कैलकुलेट करना है तो उसको डायरेक्टली हम टॉप से मेजर कर लेते हैं, है ना। टॉप से मेजर करेंगे तो सीधा अपने पास y2 बार का डिस्टेंस आ जाएगा। ऊपर ये जो एरिया है दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये जो एरिया है वो कितना है 160 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो y2 बार की कैलकुलेशन लिख लेते हैं हम। सो y2 बार विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 160 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 का वो सेक्शन है और 5 इसका हो गया 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 160 मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो y2 बार का जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है आपके पास 40 mm, इतना ही मिल रहा है कैलकुलेशन से, राइट। चलिए अब y1 बार y2 बार और एरिया a/2, तो a/2 ये इक्वल एरिया एक्सिस ही है, कंप्लीट एरिया निकाल करके 2 से डिवाइड करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं न्यूट्रल एक्सिस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का या कोई भी ऊपर का एरिया लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली a/2 ही होगा।
नीचे का एरिया अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये 160 इंटू 10 और 40 इंटू 10, यानी कि वो a/2 का ही वैल्यू है। तो ZP 160 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 10, ये a/2 का वैल्यू हो गया हमारा। y1 बार का वैल्यू हमारे पास था 52 और y2 बार का वैल्यू आया हमारे पास 40। जब इसको हम सॉल्व करें तो ZP का जो वैल्यू आपको मिल रहा है दैट विल बी 184 इंटू 10⁻³ mm³, राइट। अब जब इलास्टिक और प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस दोनों की कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, दिस इज 128.5 एंड दिस इज 184, तो ऑब्वियसली जो शेप फैक्टर है वो इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो शेप फैक्टर जो कि हमने अभी अभी डिस्कस भी किया, क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस जो कि आया हमारे पास 184 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस जो कि आया हमारे पास 128.5 10⁻³ जिसको सॉल्व करने से आपको शेप फैक्टर का वैल्यू मिलेगा और वो शेप फैक्टर का वैल्यू है कितना, 1.43, जो कि हमारे इस सवाल का जवाब है। जो कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया गया था वो चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। चलिए, शेप फैक्टर डिफाइन करने के साथ साथ सबसे पहले हमने शेप फैक्टर डिफाइन किया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, और जो डायमेंशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी उस डायमेंशन को यूज़ करते हुए हमने इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस दोनों की कैलकुलेशन करके हम पहुंच गए हमारे शेप फैक्टर की वैल्यू पर, राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं अब हमारा आज का दूसरा सवाल। देखिए, दूसरा सवाल कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जानना चाह रहा है आपसे थ्योरी में, ताकि आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसका आंसर कर दें और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दें। व्हाट इज shear leg, brief use of lug angle with neat sketch। टेंशन मेंबर का चैप्टर जो है वो पढ़ते वक्त आपने इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस किया होगा। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इन दोनों ही चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, भले ही ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में, 10 नंबर में, 15 नंबर में या 20 नंबर में पूछा जाए। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे कुछ ज़्यादा नंबर के लिए यानी 15 या 20 नंबर के लिए पूछ लिया गया है तो आप रेस्पेक्टिव डायग्राम जो है लग एंगल के और shear leg के वो दे करके अपने आंसर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अगर बहुत शॉर्ट तरीके में पूछा गया है तो भी आप डायग्राम के साथ सिर्फ 2-2 लाइन मेंशन भी कर दें तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा आपके आंसर से, राइट। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले हम shear leg को डिफाइन कर लेते हैं। shear leg डिफाइन करने के लिए जो आप एक्शन रिएक्शन के टर्म में डिफाइन करते हैं, दिस इज अ गसेट प्लेट, और इस गसेट प्लेट के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं एक एंगल सेक्शन with the help of a bolt or rivet, right। ये हमारे टेंशन मेंबर का CG जो हमने डिनोट किया। अब इस पर अगर आप कोई एक्शन अप्लाई करें, इस पर आप टेंसाइल फोर्स अगर अप्लाई करें तो जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन कहाँ से निकलेगा, सपोर्ट से। और सपोर्ट कहाँ मिला है, जहाँ इसको हमने बोल्ट से कनेक्ट किया है, यानी कि ये रिएक्शन है हमारा। दिस इज एक्शन, लोड P, और जो कि दोनों सेम लाइन में ना होने की वजह से कपल प्रोड्यूस होगा। और कपल प्रोड्यूस होना दैट मीन्स जितना इफेक्ट आप नहीं लगा रहे हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट उस मेंबर में आ रहा है, दैट मीन्स इसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग है उसी को shear leg इफेक्ट बोला जाता है।
तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे बड़े आसान से शब्दों में, राइट। द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस distribution that occurs in a tension member adjacent to a connection in which all the elements of a cross section are not directly connected is commonly referred as to the shear lag effect, right? सीधी सीधी कहानी जो हमने यहाँ पर बताई नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग के आने की, कि अगर आप किसी सीजे के थ्रू एक्सियली टेंसाइल फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि ये दोनों चीज़ें सेम लाइन में नहीं है, जिसकी वजह से एक कपल प्रोड्यूस होगा। और उस कपल के प्रोड्यूस होने से जो मेंबर में स्ट्रेनिंग है वो कैसी आएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग आएगी। इस आने वाली नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग को ही क्या कहा जाता है? shear lag इफेक्ट कहा जाता है। और अगर स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स क्या करेंगे? ये स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर को डाउन कर देंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो घट गई है। इसके साथ हम इसका इफेक्ट भी बता दें। दिस इफेक्ट reduces the design strength of a tension member, right? स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर को जो है वो घटा देगा। यानी मतलब कहने का ये है कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग जब आ रही है तो इस मेंबर का जो कैपेसिटी है उतना लोड आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एक्सियली लोड लगाने के बाद भी इसमें क्या आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग। दैट मीन्स कपल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि आप नहीं लगा रहे हैं, फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सेम लाइन में नहीं है। तो इसी सारी कहानी को हमने हमारे वर्ड्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इस कंप्लीट चीज़ के बारे में जानकारी है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड इन्हीं चीज़ों को रट करके अपना आंसर वैसे ही लिखें। आप अपना आंसर खुद भी फ्रेम करें, अपनी लैंग्वेज खुद भी बनाएं, लेकिन लैंग्वेज बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखें। यही चीज़ आप लिखिए, एक्सियली टेंसाइल फोर्स इस पर अप्लाई हुआ, बट एक्शन एंड रिएक्शंस are not in a same line. That's why the distribution of stress will be non-uniform, and the non-uniform straining of a tension member is called as shear lag effect. As simple as that, right? shear lag को जिस डायग्राम से हमने बनाया है उस डायग्राम को और भी इफेक्टिवली आप बताने के लिए ये डायग्राम भी बना सकते हैं और इसमें कह सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग लैग जो है इसी की वजह से shear lag है, जिसमें स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसी को shear lag इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि एक डायग्राम से ही सारी कहानी, जो सारी लैंग्वेज है वो आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपकी लैंग्वेज को पढ़ने की, क्योंकि वो जान चुका होगा कि आप डायग्राम से ही सारी चीज़ें शो कर चुके हैं कि जो कनेक्टेड लैग है उसमें स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है और यहाँ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ द मेंबर विल बी रिड्यूस्ड, राइट?
क्वेश्चन में शियर लेग इफेक्ट के साथ साथ हमसे डिफाइन करने को बोला गया है लग एंगल का यूज। किसका यूज? लग एंगल के यूज के लिए बोला गया है। अब लग एंगल आप जान ही रहे हैं, शियर लेग के जस्ट बाद पढ़ने वाला टॉपिक है और इसी इफेक्ट को खत्म करने के लिए ही लग एंगल काम आता है, राइट। शियर लेग क्यों आ रहा है? इस आउटस्टैंडिंग लेग की वजह से। अगर इस आउटस्टैंडिंग लेग को मैं कनेक्टिंग लेग में कन्वर्ट कर दूं, दैट मीन्स स्ट्रेनिंग विल बी यूनिफॉर्म एंड देयर विल बी नो शियर लेग इफेक्ट। उसी चीज को डिफाइन हम कर देंगे, इसी चीज को हमें हेडिंग लगा करके सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर देना है। ये लग एंगल हुआ। फिर से हम अगर उसका डायग्राम देना चाहें तो ये हमारा वही गसेट प्लेट है, ये हमारा मेन एंगल सेक्शन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और रिवेट। इसके साथ आपने एक स्मॉल पीस ऑफ एंगल सेक्शन और कनेक्ट किया, जिससे कि इसका आउटस्टैंडिंग लेग कन्वर्ट हो गया किसमें? कनेक्टेड लेग में, कनेक्टिंग लेग की तरह बिहेव करने लगा। ये हमारे मेन एंगल सेक्शन का CG। इस पर फिर से हमने लोड अप्लाई किया, एक्सियली टेंसाइल फोर्स। अब की बार भी जो रिएक्शन निकलेंगे फिर से निकलेंगे कहाँ से? सपोर्ट से। एक रिएक्शन निकला इधर, एक रिएक्शन निकला इधर, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ, रिजल्टेंट रिएक्शन। इसी को हम शियर लेग से बता रहे थे कि एक्शन रिएक्शन सेम लाइन में नहीं है, स्ट्रेनिंग विल बी नॉन यूनिफॉर्म, जिसको शियर लेग इफेक्ट कहा जाता है। और अगर वो हम सेम लाइन में लेके आ गए हैं, दैट मीन्स स्ट्रेनिंग विल बी यूनिफॉर्म एंड देयर विल बी नो शियर लेग इफेक्ट। और यही लग एंगल का यूज भी है। तो जो बातें हमने यहाँ पर समझाई है या मैंने आपको अभी बोलकर बताई है, बस काम कितना बचा है उन्हीं बातों को वर्ड्स में यहाँ लिख देने का। लग एंगल is a small piece of angle section which is used to connect outstanding leg of tension member to the गसेट प्लेट। ये लग एंगल का यूज है ना। द पर्पज ऑफ लग एंगल इज टू प्रिवेंट shear leg effect, राइट। और चाहें तो और इलेबोरेट करने के लिए इसको आप इलेबोरेट भी कर सकते हैं। जैसे लग एंगल का जो डायग्राम हमारे पास पड़ा है, एक डायग्राम मैंने आपको बना करके बताया है जो आप इजीली बना सकते हैं। चाहें तो आप इस तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू और टॉप व्यू देकर भी अपने जो आंसर है उसको थोड़ा इलेबोरेटिव बना सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, इफ लग एंगल is used, then action and resultant reaction will passes through the CG of main member. So straining will be uniform and there will be नो shear leg, राइट। वही चीज हमने वर्ड्स में फ्रेम करके रख दी है कि जैसे ही हमने
कनेक्टेड जो लेग नहीं था उसको कनेक्टेड लेग में कन्वर्ट किया, यानी कि लग एंगल यूज़ किया, तो जो हमारा एक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन है वो मेन मेंबर के सीजी से क्रॉस करने लगा, जिससे कि स्ट्रेनिंग जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। और स्ट्रेनिंग यूनिफॉर्म होने का मतलब है शेयर लेग खत्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग को ही हम शेयर लेग इफेक्ट नाम दे रहे थे। तो स्ट्रेनिंग जब यूनिफॉर्म हो गई है दैट मीन्स नो शेयर लेग। तो ये एक बेहतरीन सवाल हो सकता है पूछे जाने के पर्पज से, शेयर लेग क्या है और लग एंगल को एक स्केच की हेल्प से आप डिफाइन करें। शेयर लेग हमने डिफाइन किया क्या है, एक सिंपल डायग्राम इसमें बनाया हमने, वो सिंपल स्केच डायग्राम आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लग एंगल आपने डिफाइन किया कि वो क्या है, और उस लग एंगल के लिए ये डायग्राम भी बना सकते हैं, और जो चीज़ हुई है लग एंगल के लगने से उस चीज़ को भी डिफाइन करके आंसर को और भी इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है, राइट। चलिए, जो सीरीज़ है जिसके दौरान आपने ये दो सवालों के जवाब यहाँ पर पाए हैं कन्वेंशनल, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल सवाल का, उसी कंटिन्यूएशन में इसका एक रूल ये भी है कि एक सवाल मैं आपको फर्दर आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ दे करके जा रहा हूँ कि आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ें और इसको सॉल्व करें। In a roof truss, the member consists of two Indian standard angles 175 by 8 mm. The angles are connected to either side of a 10 mm gusset plate. A member is subjected to a working pull of 280 kN. Design the welded connection assuming they are made in the workshop. The center of gravity of the section from the top may be considered 31 mm. यानी दो एंगल सेक्शन हैं, बैक टू बैक कनेक्टेड हैं गसेट प्लेट के, डायमेंशन सारी आपको दे रखी हैं, टोटल जो लोड अप्लाइड है वो आपको दिया है, मेंबर का जो सीजी है वो कहाँ लाई करता है वो लोकेशन भी आपको दे दी गई है। आपको सिर्फ वेल्डेड जॉइंट डिज़ाइन करके देना है, यानी आपको सबसे पहले पता करना है कि जो वेल्डेड जॉइंट है उसमें लोड कितना आ रहा होगा मेंबर को कनेक्ट करने में, और इतने लोड को कैरी करने के लिए आपको कितने लेंथ में किस साइज में वेल्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। आई होप आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप इस सवाल को भी बड़ी आसानी के साथ ही सॉल्व करेंगे। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, जैसा कि आपको पता है कि जो मेंस के बैचेस हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में इंजीनियर्स एकेडमी के सारे सेंटर्स पर शुरू हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए और बूस्ट करने के लिए। तो वो टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ भी हो चुका है पिछले कुछ दिनों से, और उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टेस्ट आपके होने हैं, जिसमें से 5 टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज और 5 टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं फुल लेंथ के लिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7737040911। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.